नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का जो है लेक्चर सीरीज चल रहा था और कल के लेक्चर में हम लोग जनरेटर टॉपिक को पढ़ रहे थे। और कल हम लोग जो जनरेटर होता है उसके आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की प्रकृति कैसी होती है इसको हम लोग पता कर लिए थे। और ये हमारा जो है एसी नेचर का होता है, जिसका समीकरण क्या था, E बराबर EM साइन ओमेगा टी, इस टाइप का था। लेकिन हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर को, तो हमको सबसे पहले जो है एक्सटर्नल सर्किट को देने से पहले इसको हम लोग को डीसी करना पड़ेगा। ये जो इम प्रेरित हुआ है इसको हमको डीसी में कन्वर्ट करके वाह्य परिपथ को देना है। तो हम लोग डीसी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साधारण सा जनरेटर लेंगे। साधारण सा का अर्थ है कि यहाँ एक सिंपल जनरेटर बनाएंगे, पहले उसको समझेंगे। सिंपल सा जनरेटर बनाएंगे, वो भी कैसे किस तरीके से जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, पहले उसको समझ लेंगे। फिर उसके बाद जो है जो कॉम्प्लेक्स जनरेटर होते हैं, जो कि वास्तव में जनरेटर होता है, वो किस तरीके से काम कर सकता है या करता है, तो उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक साधारण डीसी जनरेटर किस तरीके से काम करता है। ये इक्वेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी इसका यूज होगा उसमें। तो मान लेते हैं ये हमारा एक टर्न वाली कोई डीसी मशीन या डीसी जनरेटर की आर्मेचर है, जिसमें केवल एक ही टर्न है। इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो एक टर्न है तो इसके दो टर्मिनल होंगे। मान लेते हैं यहाँ पोज, एक मिनट, इसको अब की बार हम लोग स्लिप रिंग से न जोड़ के स्प्लिट रिंग से जोड़ेंगे। अब स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग क्या होता है अभी मैं समझा देता हूँ इसको। और इसको यहाँ से वाह्य परिपथ को दे देंगे। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस मान लेते हैं R, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर मान लेते हैं कुछ इस तरीके का है। ये N है और ये S है। ये R है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इसमें करंट की डायरेक्शन इधर है, इसमें करंट की डायरेक्शन इधर है। और ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस जा रहे हैं N से S की तरफ। देखिए इसकी दो स्थितियां होंगी। पहली स्थिति मान लेते हैं ये है, और दूसरी स्थिति को भी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, तो समझने में आसानी हो जाएगी। सेम टू सेम यही फिगर इधर उठा के बनाएंगे हम लोग। तो ये पहली भुजा हो गई कॉइल की, और ये दूसरी भुजा हो गई। ये पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, और ये हो गया हमारा स्प्लिट रिंग। यहाँ से इसको वाई सर्किट को देंगे, और ये प्लस ये माइनस। फिर से यहाँ पर मैग्नेट बनाएंगे इस तरीके से। ये N हो गया, ये S हो गया। इधर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस जा रहे हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी से जो है बेस्ड होता है डीसी जनरेटर किस तरीके से काम करता है। इसको आप लोग समझ लिए तो उस डीसी जनरेटर के कार्य प्रणाली को अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये इसकी भुजा A, ये B, और ये C, और ये D है। ठीक, अब इसको यहाँ पर शाफ्ट इसका लगा हुआ है। इस शाफ्ट को जो है इस तरीके से घुमाते हैं हम लोग।
थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, नज़र नहीं आ रहा है, ठीक। इस तरीके से इसको घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये कुछ इस तरीके से ऐसे घूमेगी। तो घूमेगी तो हम लोग पीछे अभी जो है कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो किस नेचर का होगा, एसी नेचर का होगा, जो आर्मेचर में प्रेरित होगा। जो आर्मेचर में प्रेरित होगा वो एसी नेचर का होगा। तो मान लेते हैं एसी नेचर का ये वेव फॉर्म है, इस तरीके से एसी करंट हमारी फ्लो होती है। तो इसमें एसी नेचर का जो करंट फ्लो होगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। हम लोग जानते हैं कि जो एसी समीकरण का, जो एसी विद्युत वाहक बल था उसका समीकरण क्या था, V बराबर वी एम, एक मिनट यहाँ पर, E बराबर ई एम साइन ओमेगा टी था, E बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, या फिर E बराबर ई एम साइन ओमेगा टी को हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं, यही था। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर पहले हम लोग जब कल वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर स्लिप रिंग लगा के, स्लिप रिंग और ब्रश, कार्बन ब्रशेस को लगाकर समझे थे। और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, स्प्लिट रिंग लगा रहे हैं और कार्बन ब्रशेस को लगा रहे हैं। ये हमारा स्प्लिट रिंग है और ये कार्बन ब्रश है। यहाँ पर भी ये स्प्लिट रिंग हो गया और ये कार्बन ब्रश हो गया। अब स्प्लिट रिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए स्लिप रिंग जो होता है वो कुछ इस तरीके का गोलाकार स्ट्रक्चर होता है जो कि फास्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, फास्फर ब्रॉन्ज का। और इसमें पिछले वाले लेक्चर में हम लोग 2 स्लिप रिंग को यूज किए थे। 2 स्लिप रिंग क्यों यूज किए थे, इसमें 2 टर्मिनल था, एक टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ था, एक टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ था, और एक कार्बन ब्रश इस पे रखा हुआ था, दूसरा कार्बन ब्रश इस पे रखा हुआ था। कल वाले लेक्चर में ध्यान से देखिएगा। और इससे हम लोग क्या किए थे, वाई सर्किट को कनेक्शन किए थे, तब जाके हमको इसमें आर में एसी टाइप का विद्युत वाहक बल मिल रहा था। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्लिप रिंग नहीं यूज करके हम लोग स्प्लिट रिंग यूज कर रहे हैं। स्प्लिट रिंग क्या होता है, यह एक प्रकार का कम्यूटेटर ही होता है, एक प्रकार का कम्यूटेटर ही होता है जिसमें केवल 2 सेगमेंट होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक सेगमेंट इधर है, एक सेगमेंट इधर है, और इसको बीच में से इंसुलेट कर दिया जाता है। यहाँ पर ये अभ्रक या माइका की पट्टी रखी हुई है। और ये किसका बना है, ये बना है हार्ड ड्रॉन कॉपर का। इसी तरीके से ये भी हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना है। यहाँ पर 2 ब्रश रखे हुए हैं। देखिए पहली स्थिति में जब ये इस डायरेक्शन में घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है यहाँ पर, तो ए बी जो इसका ए बी वाला भाग है या भुजा है इस तरफ है, और सी डी वाला भुजा इस तरफ है। ये हम लोग मानते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में इस तरीके से है हमारा। और द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा, सी डी, देखिए जब घूम जाएगा ये इस तरीके से पूरा घूम जाएगा तो हमारा सी डी यहाँ आ जाएगा और ए बी यहाँ चला जाएगा। इसको जब इस तरीके से घुमा देंगे तो इस तरीके से, तो दूसरी स्थिति में इस तरीके से हो जाएगा, सी डी हमारा इस तरफ आ जाएगा और ए बी इस तरीके से आ जाएगा। अब थोड़ा सोच के देखिए, पहली स्थिति में करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, ए बी से नीचे की ओर है और सी डी से ऊपर की ओर है। जैसे ही स्थितियां बदलेंगी यानी ये घूमेगा, अब की बार की सी डी में क्या होगा, सी डी में करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। देखिए क्योंकि एसी हमेशा समय के साथ अपनी दिशा को बदलता है। पहले पॉजिटिव दिशा में फ्लो हो रहा है तो दूसरी बार निगेटिव दिशा में फ्लो होगा। तो पहले मान लेते हैं ये पॉजिटिव दिशा में फ्लो हो रहा था और ये निगेटिव था, तो अब क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, यानी ये अब सी डी वाला नीचे आ जाएगा, सी डी वाला नीचे आ गया। पहले ऊपर था, पहली स्थिति में ऊपर था, दूसरी स्थिति में क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब ए बी वाला पहली स्थिति में क्या था, नीचे आ रहा था, अब ए बी वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे जैसे घुमा रहे हैं वैसे वैसे एसी अपना साइकिल मेंटेन करने के लिए क्या करती है, अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। देखिए पहले पॉजिटिव था, फिर निगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। अब इसकी तीसरी स्थिति अगर हम लोग इधर बनाना चाहें, इसकी तीसरी स्थिति फिर से बनाना चाहें इधर, तो ये फिर से यही वाली स्थिति प्राप्त होगी। तो तीसरी स्थिति बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसी से हम लोग समझ लेंगे कि पहले ये स्थिति आएगी फर्स्ट में, फिर ये स्थिति आएगी, फिर से ये स्थिति आएगी, फिर से ये स्थिति आएगी, इस तरीके से चलता रहेगा साइकिल।
अब क्या होगा, देखिए बाह्य परिपथ में क्या लगाए हम लोग, स्प्लिट रिंग लगाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव मान लेते हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो देख सकते हैं सर्किट में करंट की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है, ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो अब जो है इस स्प्लिट रिंग के कारण और कार्बन ब्रश के कारण, स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश के कारण जो आउटपुट में धारा प्राप्त होगी हमको उसकी देखिए डायरेक्शन क्या होगी। ये इनपुट ये जो है आर्मेचर में प्रेरित धारा थी। अब यहाँ पर मान लेते हैं आउटपुट में जो बाह्य परिपथ में हमको करंट मिलेगा उसका नेचर क्या होगा, अभी यहाँ पर हम लोग बना के देखेंगे। देखिए सबसे पहले ये पॉजिटिव मिलेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, इस तरीके से यहाँ तक मिलेगा हमको पॉजिटिव। अब देखिए दूसरी स्थिति में जैसे ही ये डायरेक्शन को चेंज करती है, ये डायरेक्शन को चेंज करती है, देखिए सी डी में पहले ऊपर की तरफ था, अब नीचे की तरफ हो जाएगा। जैसे जैसे ये घूमता है वैसे वैसे ये सेगमेंट भी घूमता है। मान लेते हैं सेगमेंट का खंड ए है, ये सेगमेंट का बी खंड है, यहाँ भी ए। अब की बार ये क्या होगा, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन ये कम्यूटेटर होता है ये भी जो है आर्मेचर के शाफ्ट में ही जुड़ा रहता है। यानी ये जो फील्ड कॉइल है इसी के साथ आर्मेचर कॉइल होती है, इसी के साथ जो है मूव करते रहता है। जबकि कार्बन क्या होता है, कार्बन ब्रश एक फिक्स भाग होता है, ये फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो थोड़ा सा एज्यूम करिए, आप सोचिए जब ये घूमेगा तो बी वाला इस तरफ आ जाएगा और ए वाला उस तरफ चला जाएगा, जो कि ये दूसरी स्थिति में है। बी वाला इस तरफ आ गया और ए वाला उस साइड में चला गया। अब फिर से जो है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए सी डी अपनी पहले करंट क्या थी, नीचे से ऊपर की ओर थी। अब की बार क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगी, करंट अपनी डायरेक्शन बदल ली। लेकिन बाह्य परिपथ में क्या होगा, देखिए बाह्य परिपथ में ये इस तरीके से करंट आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, अभी भी देखिए करंट की डायरेक्शन इसी दिशा में है। पहले भी इस वाली भुजा में ऊपर से नीचे थी, अब भी ऊपर से नीचे ही है। यानी बाह्य परिपथ में जो होगा करंट की डायरेक्शन इसी तरीके से प्राप्त होगा। जबकि इसमें जो प्रेरित हो रहा है उसमें किस नेचर का प्रेरित हो रहा है, एसी नेचर का। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। देखिए ये स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश के कारण यहाँ पर डीसी हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कार्बन ब्रश और स्प्लिट रिंग जो है जब डायरेक्शन को बदलती है, ये डायरेक्शन को देखिए, ये स्प्लिट रिंग इसी कॉइल के साथ शाफ्ट पर जुड़ी रहती है, इस तरीके से शाफ्ट पर जुड़ी रहती है। तो जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगा वैसे वैसे ये स्प्लिट रिंग भी घूमेगा और ये अपनी दिशा को बदलेगा। तो इस कनेक्शन को इस तरफ करेंगे जो कि यहाँ पर है, और प्लस वाला इधर प्राप्त हो जाएगा हमको। तो इस तरीके से बाह्य परिपथ में हमको जो है करंट की दिशा एक दिशा में प्राप्त होती है। तो एक ही दिशा में जो है करंट जब प्राप्त होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी करंट। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आर्मेचर में प्रेरित था, आर्मेचर ईएमएफ, और ये क्या है, आउटपुट ईएमएफ। तो इस तरीके से हमारा एक साधारण सा डीसी जनरेटर काम करता है। अब जो वास्तव में जनरेटर होता है उसमें केवल एक कॉइल तो होता नहीं है, उसमें बहुत सी कॉइलें होती हैं। तो उसमें बहुत सी कॉइलें एक ही मैग्नेटिक अक्ष पर, देखिए इसको इरेज करके मैं तब बताता हूँ कैसे उसमें बहुत सारी कॉइलें रखी होती हैं। तो जो वास्तव में जनरेटर होता है उसमें देखिए, अभी कल हम लोग देखें, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। कल हम लोग जो आर्मेचर देखे थे उसमें एक कॉइल नहीं था, जितने स्लॉट थे उतनी ही कॉइल थी। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए अभी हम लोग जो सीखें उसमें केवल ये स्लॉट, देखिए एक ये स्लॉट था और दूसरा इधर का इसका एकदम किनारे वाला स्लॉट, ये यहाँ से यहाँ तक एक कॉइल को हम लोग समझें। लेकिन देखिए इसमें कितनी सारी कॉइलें हैं, एक कॉइल यहाँ है, एक कॉइल यहाँ है, एक कॉइल यहाँ है, एक कॉइल यहाँ है, एक कॉइल यहाँ है। और प्रत्येक कॉइल कैसे होती है, एक सिरा जो कॉइल का एक भुजा होती है, देखिए यहाँ पर है एक भुजा, यहाँ पर है, इसकी दूसरी भुजा इस साइड में होगी, इसके अपोजिट में।
और दूसरी इसका देखिए, इसका एक कॉइल, एक भुजा यहाँ है, दूसरी इसकी अपोजिट में। इसी तरीके से प्रत्येक कॉइल का होता है। तो प्रत्येक कॉइल अपने बगल वाली कॉइल से कुछ डिग्री पर कालांतर पर रखी होती है और इसमें बहुत सारी कॉइलें होती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि जितनी कॉइल होती हैं, जितनी कॉइल की संख्या होती है उतने ही स्लॉट की संख्या होती है सिंप्लेक्स बाइंडिंग में। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो सिंप्लेक्स बाइंडिंग या नॉर्मल बाइंडिंग जो होता है डीसी मशीन के आर्मेचर का, उसमें जितनी स्लॉट कटिंग होंगी, यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लॉटें हैं, जितनी स्लॉट कटिंग होंगी उतनी ही वाइंडिंग होंगी और उतना ही ये कम्यूटेटर सेगमेंट होगा। ये सेगमेंट जो देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाले सेगमेंट, जितनी कॉइल्स होंगी उतना स्लॉट होगा उतने ही सेगमेंट होंगे। डीसी मशीन का ये खासियत है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी जो है ये कॉइलें रखी होती हैं, तो प्रत्येक कॉइल में जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो प्रत्येक कॉइल में जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो उस ईएमएफ का जो वेव फॉर्म होगा इसको हम लोग बना के देखते हैं। कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, ये हमारा था एक कॉइल के लिए जो वेव साइकिल हुआ था, वेव फॉर्म प्राप्त हुआ था, कुछ इस तरीके का था, इस तरीके था। और ये पल्सेटिंग मतलब स्पंदित डीसी है, स्पंदित, ये स्पंदित डीसी है, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए एक स्मूथ डीसी। स्मूथ डीसी प्राप्त करने के लिए इसमें बहुत सारी कॉइलें लगी होती है। देखिए, बहुत सारी कॉइलें लगी होती है, तो कुछ इस तरीके का जो है संरचना प्राप्त होता है हमको, जो वेव फॉर्म का होता है। अभी मैं समझा दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर इस तरीके से वेव साइकिल चलेगी और लगभग एक स्मूथ डीसी प्राप्त होती है। ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये इधर चला गया, ये यहाँ, ये इधर, और ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। इस तरीके से जो है जितने भी कॉइल्स होंगे सबका ईएमएफ इसी में आएगा। इस तरीके से लगभग स्मूथ डीसी हमको प्राप्त होता है जब ढेर सारी कॉइल्स आर्मेचर में रखी होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लगभग स्मूथ डीसी प्राप्त हो जाता है हमको इस तरीके से। इसका मैं चित्र भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके का हमारा वेव फॉर्म प्राप्त होता है। तो ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाइन के बराबर लगभग स्मूथ डीसी हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है इस तरीके से, जब ढेर सारी कॉइल्स रखी होंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक डीसी जनरेटर किस तरीके से काम करता है। अब इसका हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि हमको थ्योरी तो लिखना ही है। तो इसका थ्योरी कैसे लिखना है इसको देख लीजिए आप लोग, फिर इसके आगे चलेंगे हम लोग। देखिए, एक सरल डीसी जनित्र, जब घूमने वाली कुंडली से एसी धारा प्राप्त करनी हो तो हम कुंडली के सिरों को स्लिप रिंग से जोड़ते हैं। जो पीछे हम लोग कल के लेक्चर में पढ़े थे, जब हमको आर्मेचर से एसी धारा चाहिए होती है, घूमने वाले पार्ट से एसी धारा चाहिए होती है, तो वहाँ तक हम लोग स्लिप रिंग जोड़ते थे, जो कटा नहीं होता था, पूरा का पूरा एक गोल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हमें डीसी धारा, एक डीसी धारा चाहिए, डीसी धारा कैसी धारा होती है, एक दिशा में फ्लो होती है, एक डीसी धारा चाहिए तो कुंडली के सिरों को स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर से जोड़ते हैं। स्प्लिट रिंग क्या होता है, एक ऐसा कम्यूटेटर होता है केवल जिसमें 2 सेगमेंट होते हैं, उसको हम लोग स्प्लिट रिंग बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो चित्र अभी मैंने बनाया था, यहाँ पर इस चित्र को बना लीजिएगा, ये वाला चित्र, इसके दोनों चित्र जो है, जो बना के मैंने समझाया था, इन दोनों चित्रों को यहाँ पर बना लीजिएगा। फिर उसके आगे लिखिएगा
एक सिंगल डीसी जनित का कार्य सिद्धांत। किस तरीके से एक सिंपल जो है डीसी जनरेटर काम करता है। उपरोक्त चित्र में एक वर्तन वाले जनित पर विचार करें। जब जनित के आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, जो आर्मेचर कुंडली थी उसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो उसमें कैसा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एसी टाइप का इंड्यूस्ड होता है। लेकिन कुंडली के सिरे का संबंध अब स्प्लिट रिंग के साथ होने के कारण जब कुंडली में धारा अपनी दिशा बदलती है तो उसी समय बाह्य परिपथ से जुड़े कार्बन ब्रशेस भी अपनी स्थितियां बदल चुके होते हैं। जो कार्बन ब्रश की स्थितियां थी, सॉरी यहाँ पर कार्बन ब्रश नहीं रहेगा, कुंडली के स्थान पर अपनी दिशा बदलती है तो उसी समय बाह्य परिपथ से जुड़े स्प्लिट रिंग भी अपनी स्थितियां बदल चुके होते हैं। क्योंकि घूमने वाला पार्ट क्या है, स्प्लिट रिंग है। कार्बन ब्रश तो स्थिर भाग है, तो अपनी स्थिति कैसे परिवर्तित करेगा। तो यहाँ पर परिपथ से जुड़े स्प्लिट रिंग भी अपनी स्थितियां बदल चुके होते हैं, जिससे बाह्य परिपथ में धारा पहले के समान ही उसी दिशा में प्रवाहित होती रहती है। जो बाह्य परिपथ था उसमें धारा की दिशा नहीं बदलती है। कुंडली तथा स्प्लिट रिंग एक साथ एक ही गति से एक ही दिशा में घूमती हैं। जो कुंडली होती है और स्प्लिट रिंग, क्योंकि वो दोनों एक कॉमन सॉफ्ट पर जुड़े होते हैं। कुंडली और स्प्लिट रिंग एक कॉमन सॉफ्ट पर जुड़े होते हैं। देखिए ये हमारी कुंडली है, ये शाफ्ट है और स्प्लिट रिंग यहाँ पर लगा रहता है जिसको हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। ये सब एक साथ घूमेंगे क्योंकि ये एक ही कॉमन शाफ्ट पर जुड़े हुए हैं। देखिए इस तरीके से घुमाएंगे तो ये और ये एक साथ घूमेंगे। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि कुंडली तथा स्प्लिट रिंग एक साथ एक ही गति से एक ही दिशा में घूमते हैं, जिससे कुंडली तथा स्प्लिट रिंग एक ही साथ अपनी स्थितियाँ बदलती हैं। इस सरल डीसी जनित से प्राप्त डीसी का वेव फॉर्म निम्नवत होगा। तो वेव फॉर्म किस तरीके से मिला हमको, इस तरीके से, जो कि क्या था, एक डीसी की एक पल्सेटिंग स्पंदित तरंग रूप है। तो इस तरीके से एक नॉर्मल एक साधारण सा डीसी जनरेटर काम करता है। और एक जो वास्तविक जनरेटर होता है वो कैसे काम करता है उसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके आगे हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो डीसी जनरेटर होता है वो कितने टाइप का होता है और वो कैसे कार्य करता है। इन सब के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।